नमस्कार दोस्तों, कोरिलेशन पार्ट 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस क्लास में किस प्रकार से कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सार्थकता की जांच की जा सकती है, अर्थात वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसका किस प्रकार से टेस्ट किया जाए, इसका अध्ययन हम करेंगे। और इसमें हम प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जान लेते हैं कि प्रोबेबल एरर अर्थात प्रमाप विभ्रम है वो क्या होता है, अर्थात संभाव्य विभ्रम जो होता है वो क्या होता है प्रोबेबल एरर, जिसको शॉर्ट में PE के द्वारा भी व्यक्त है वो किया जाता है, इंडिकेट है वो किया जाता है। तो संभाव्य विभ्रम वह माप होता है जिससे समग्र के सहसंबंध गुणांक में जोड़ने और घटाने पर ऐसी दो सीमाएं प्राप्त होती है जिनके मध्य देव प्रतिचयन के आधार पर चुने गए प्रतिदर्श के सहसंबंध गुणांक के आने की 50% संभावना होती है। अर्थात हमने कार्ल पियर्सन के मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कैलकुलेट किया है, और उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट में प्रोबेबल एरर को एक बार हम जोड़ दें और एक बार उसको हम घटा दें तो हमें दो सीमाएं प्राप्त होगी, अर्थात एक मैक्सिमम लिमिट और एक मिनिमम लिमिट हमें प्राप्त होगी। अधिकतम और न्यूनतम की दो सीमाएं मिलेगी। उन दो सीमाओं के मध्य कोरिलेशन की आने की संभावना 50% रहेगी। वो कोरिलेशन होगा सैंपल के आधार पर कैलकुलेट किया गया कोरिलेशन। मान लीजिए कि एक महाविद्यालय के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 500 है, और वहाँ पर हमने कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया है, और वो कोरिलेशन है वो 0.8 हमें मिला है। अब यदि हम 500 के स्थान पर हमने एक सैंपल के रूप में 100 स्टूडेंट्स लेते हैं और उनके मध्य कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोबेबल एरर के माध्यम से हमने जो दो सीमाएं निर्धारित की है, उन दो सीमाओं के मध्य 100 स्टूडेंट्स के सैंपल के आधार पर जो कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी 50% संभावना रहती है, 50% संभावना होती है कि उसके मध्य में आएगा। तो ये संभाव्य विभ्रम होता है। इसके अलावा इसका न्यूमेरिकल हल भी हम करेंगे सॉल्यूशन, उसमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है PE ऑफ R, PE का तात्पर्य प्रोबेबल एरर ऑफ R का तात्पर्य यहाँ पर कोरिलेशन से है, इक्वल टू 0.6745। यहाँ पर हम 2/3 भी लिख सकते हैं, इंटू 1 - R स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट। यहाँ पर R का तात्पर्य कोरिलेशन से है, n नंबर ऑफ पेयर्ड आइटम्स कितने हैं वहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर जैसे कि अभी बताया कि 0.6745 के स्थान पर 2/3 भी हम रख सकते हैं, इंटू 1 - R स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 0.6745 है, इसी से ही 50% की जो संभावना की जो सीमा है वो निर्धारित होती है। सहसंबंध गुणांक आने की जो 50% की संभावना है वो इसी की वजह से होती है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हम सीमाएं निर्धारित करते हैं वहाँ पर कितने वैल्यू है वो सीरीज़ के शामिल होंगे, तो वहाँ पर इसके आधार पर वो 50% वैल्यू है वो शामिल होती है। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक के आने की 50% संभावना होती है। संभाव्य विभ्रम का उपयोग हम कहाँ काम में लेते हैं, जैसा कि एक तो पहले इसमें बताया है कि हम सहसंबंध गुणांक में जोड़ देते हैं और घटा देते हैं तो हमें दो सीमाएं मिलेगी, और उन दो सीमाओं के मध्य सैंपल के आधार पर कैलकुलेट किया गया सहसंबंध गुणांक के आने की 50% की संभावना होती है। और इसके लिए काम में लेते हैं R, अर्थात एक बार इसमें प्रोबेबल एरर को सहसंबंध में जोड़ देंगे और दूसरी बार अगर हम घटा देते हैं तो वो दो सीमाएं प्राप्त हो जाएगी, एक रेंज है वो हमें मिल जाएगी, और जिसके मध्य सैंपल के आधार पर कैलकुलेट किए गए कोरिलेशन के आने की संभावना है वो 50% होती है।
इसके अतिरिक्त जो इसका दूसरा जो उपयोग होता है वो सहसंबंध गुणांक का निर्वचन करने में अर्थात इसका इंटरप्रिटेशन करने में भी काम में लिया जाता है। किस प्रकार से करते हैं? जैसे कि फर्स्ट, यदि कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोबेबल एरर से कम है तो हम यह कहेंगे कि सहसंबंध का अभाव है, अर्थात सहसंबंध कोरिलेशन एब्सेंट है, वहाँ पर किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है। यदि कोरिलेशन वहाँ पर प्रोबेबल एरर के 6 गुना से अधिक है, अर्थात 6 को मल्टीप्लाई कर दे पी से और उसके बाद भी कोरिलेशन है वो उससे अधिक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो हम कहेंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है, सार्थक है, अर्थपूर्ण है, अर्थात कोरिलेशन का अस्तित्व है वहाँ पर, वो भी सार्थक रूप से। और यदि आर की वैल्यू अर्थात कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो प्रोबेबल एरर के 3 गुना से अधिक है लेकिन 6 गुना से कम है, तो हम कहेंगे कि सहसंबंध विद्यमान है लेकिन सार्थक नहीं है। सार्थक कब होगा? जब 6 गुना से अधिक हो। यदि R प्रोबेबल एरर के 3 गुना से कम है तो हम कहेंगे कि सहसंबंध की विद्यमानता में संदेह है, डाउट है। और यदि R की वैल्यू 0.3 से कम है, यहाँ पर 0.3 से कम है और संभाव्य विभ्रम है वो भी कम है, तो हम कहेंगे कि सहसंबंध विद्यमान है, क्योंकि 0.3 जैसा कि दिया गया है सहसंबंध तो विद्यमान है परंतु सार्थक नहीं है। तो इस प्रकार से कोरिलेशन जो कार्पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका सिग्निफिकेंट टेस्ट करने के लिए, उसकी सार्थकता की जांच करने के लिए हम प्रोबेबल एरर को काम में लेते हैं। लेकिन इसकी एक जो कमी होती है वो यह कमी है कि ये केवल 50% सीमा ही निर्धारित करता है, इसलिए इसका व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि 50% की ही संभावना रहती है कि उसके मध्य, उस रेंज के मध्य सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो फॉर्मूला नेक्स्ट जो काम में मेथड जो काम में लिया जाता है वो स्टैंडर्ड एरर को हम काम में लेते हैं, जिसको शॉर्ट में SEB कहा जाता है। इससे पहले हम इसका जो एक न्यूमेरिकल हल है वो देख लेते हैं, सॉल्यूशन प्रोबेबल एरर का, कि n की वैल्यू 25 दी गई है, r की वैल्यू 0.8 अर्थात कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है और नंबर ऑफ पेयर्स आइटम है वो 25 है। हमें यह बताना है कि क्या ये r की वैल्यू 0.8 है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रोबेबल एरर है वो कैलकुलेट करेंगे और इसका जैसा कि ये फॉर्मूला है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0.6745 रहेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर में 0.8 रखेंगे और n की वैल्यू 25 रख देते हैं। और ये वैल्यू जब हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो इसके पश्चात इसको जब हल करेंगे, क्योंकि 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.64 मिलेगा और 1 में से लेस करेंगे तो 0.36 मिलेगा और 25 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। तो ये 5 मिला हमें और ये 0.36 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो मिलेगा वो 0.072 अर्थात 0.36 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और इससे डिवाइड किया है। 0.36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.072 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6745 से तो PE की जो वैल्यू हमें मिलती है 0.049। तो इस प्रकार से हमें प्रोबेबल एरर जो है संभाव्य विभ्रम है वो हमें मिल चुका है। इसके पश्चात हम इसकी जो हमें रेंज है वो भी हम इसके माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर जैसे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं वो टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले PE जो कि 0.049 मिला है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट से अधिक है या कम है। तो यहाँ पर R इक्वल जो कि 0.8 है, पॉजिटिव है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और 6 इंटू 0.049 ये PE से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को तो हमें मिलता है 0.294। तो यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है, जबकि प्रोबेबल एरर जिसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें कितना मिला, ये 0.294। तो यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या 0.294 से बहुत अधिक है, क्योंकि ये 0.8 है, यहाँ पर 0.2 है।
तो बहुत अधिक होने की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ तो सहसंबंध सार्थक है, सिग्निफिकेंट है, सहसंबंध का अस्तित्व है, अर्थात सहसंबंध अर्थपूर्ण है इसमें। अब हम बात कर रहे थे कि यदि इसकी जो कमी थी वो कि 50% ही संभावना होती है कि उस रेंज के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो सैंपल का आने की होती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो काम में लिया जाता है वो प्रोबेबल एरर काम में लिया जाता है। तो वर्तमान में जो आधुनिक जो सांख्यिकी में है वो संभाव्य विभ्रम के स्थान पर परमाप विभ्रम का ही प्रयोग करना श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। और इसमें कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, SE ऑफ R इक्वल टू 1 - R स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट। यहाँ पर 0.6745 को हटा दिया जो कि 50% संभावना ही को ही कैप्चर करता था। तो उस पार्ट को हटाने से अब क्या है कि इसमें जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई, अर्थात 50% का है जो दोष था, इसका डिमेरिट्स था, वो इसमें हट चुका है। प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त सहसंबंध गुणांक की सहायता से संपूर्ण समग्र के लिए हम सीमाएं निर्धारित करने में ये उपयोगी है। अब हम सैंपल के आधार पर यदि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके द्वारा हम ऐसी कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के पश्चात हम वो सीमाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनके मध्य पैरामीटर के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की आने की संभावना होती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला काम में लिया जाता है वो R ± 3 SE ऑफ R, अर्थात यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो सैंपल का कोरिलेशन है और सैंपल के कोरिलेशन के आधार पर हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया है और स्टैंडर्ड एरर जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करके हम R में एक बार जोड़ देंगे और एक बार हम घटा देते हैं। तो घटाने पर हमें जो रेंज जो मिलेगी उस रेंज के मध्य पैरामीटर के जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ये जैसे कि लिखा है प्रोबेबल एरर नहीं है, यहाँ पर ये जो है वो स्टैंडर्ड एरर है, इसको सही कर लीजिए, इसको स्टैंडर्ड एरर है। तो ये स्टैंडर्ड एरर हम यहाँ पर इसमें काम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं इसके माध्यम से और स्टैंडर्ड एरर को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर एक बार जोड़ने और घटाने पर वो दो सीमाएं मिल जाएगी जहाँ पर पैरामीटर का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आने की संभावना होती है। और दोनों में ही स्टैंडर्ड एरर में और प्रोबेबल एरर दोनों के अंदर ही ये ज़रूरी है कि सैंपल साइज ज़्यादा हो, बड़े प्रतिदर्श होने पर ही परमाप विभ्रम संभाव्य विभ्रम के द्वारा सही सार्थकता की जांच की जा सकती है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजकीय महाविद्यालय राजसमंद के एक प्रतिदर्श अध्ययन के आधार पर 100 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी साहित्य में प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.90 है। प्राप्तांकों का बंटन पर सामान्य मानकर समग्र के सहसंबंध गुणांक की संभाव्य सीमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हम काम में लेंगे वो स्टैंडर्ड एरर को काम में लेकर के सीमाएं निर्धारित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है कि सामान्य मानकर समग्र अर्थात समग्र के संबंध में हमें ज्ञात करना है, तो स्टैंडर्ड एरर को काम में लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें SE ज्ञात की जाएगी और फिर हम इसके जो है वो सीमाएं निर्धारित करेंगे इसके माध्यम से जिस के अंदर पैरामीटर के कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आने की संभावना होगी। तो सबसे पहले SE ज्ञात करने का जो फॉर्मूला 1 - R स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट, तो 0.90 को R स्क्वायर के स्थान पर हम रखते हैं, n की वैल्यू है वो 100 है, तो यहाँ पर हम 100 रखते हैं। तो 100 को जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 10 मिलेगा और 0.90 का हम स्क्वायर करते हैं तो 0.81 मिलेगा और 1 में से 0.81 लेस करेंगे तो 0.19 हमें मिलेगा। तो ऐसे ही 0.19 और 100 से 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.019 हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पश्चात हम जो 0.90 कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया गया है उसमें हम SE जो 0.019 कैलकुलेट किया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक बार इसमें घटाएंगे और एक बार हमें जोड़ेंगे तो दोनों सीमाएं हमें मिल जाएगी। अधिकतम सीमा के लिए हम जोड़ देंगे 0.90 जैसे कि R दिया गया है, 3 हमने रखा
और SE जो कि 0.019 है, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करके और 0.90 में हम ऐड कर देते हैं तो 0.957 मिलेगा। तो ये अधिकतम सीमा मिल गई। इसी प्रकार से हम न्यूनतम सीमा है वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं 0.90। अब हम माइनस का साइन कहाँ मिलेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके और घटा देंगे तो 0.843। तो इससे स्पष्ट है कि पॉपुलेशन का जो या पैरामीटर है, पैरामीटर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रूप में हमें मिलेगा वो 0.843 से 0.957 के बीच में हमें मिलेगा, अर्थात समग्र का जो सहसंबंध गुणांक है वो इस रेंज के बीच में होगा। तो इस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कोरिलेशन का जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है और उसका क्या यूज है वो भी हम जान लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हिंदी में निश्चयन गुणांक कहा जाता है, अर्थात ये जब हम कोरिलेशन को स्क्वायर कर देते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं, तो हमें निश्चयन गुणांक प्राप्त हो जाता है। तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो स्क्वायर करने पर वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ये है हमेशा सहसंबंध गुणांक से भी कम होता है। निश्चयन गुणांक को स्पष्ट प्रसरण का कुल प्रसरण से अनुपात माना जाता है, अर्थात ये स्पष्ट प्रसरण का जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो होता है वो टोटल वेरिएंस से रेशियो होता है। इसको हम फॉर्मूलाज के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस इक्वल टू आर स्क्वायर, अर्थात कोरिलेशन का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाता है। एक्सप्लेन वेरिएंस अर्थात स्पष्ट प्रसरण हो गया, टोटल वेरिएंस कुल प्रसरण हो गया। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, यदि कीमत और मांग की मात्रा है, मांगी गई मात्रा आप मान सकते हैं इसको यहाँ इसमें लिख लीजिए, ये है मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.8 है तो निश्चयन गुणांक 0.64 होगा, क्योंकि स्क्वायर होता है 0.8 का, ये 0.64 हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मांग की मात्रा में या मांगी गई मात्रा में 64% जो परिवर्तन है वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, अर्थात एक्सप्लेन वेरिएंस को बता रहा है। तो 64% जो परिवर्तन होता है वो मांग में जो 64% परिवर्तन है वो कीमत के कारण है, और शेष जो 36% जो परिवर्तन होता है अर्थात 36% जो परिवर्तन है वो अन्य कारणों से होता है, या बाय चांस हो सकता है, या देव की वजह से जिसको हम मान सकते हैं, तो वो कारण इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेन करने में, इंटरप्रेट करने में इसको निश्चयन गुणांक को काम में लिया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है वो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसको अनिश्चयन गुणांक है, इसको के स्क्वायर से भी व्यक्त करते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में हम काम में लेते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस लेते हैं काम में, अर्थात यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर, अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम एक में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अर्थात घटा देते हैं, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन हमें प्राप्त हो जाता है। इसको एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे अभी हमने देखा गया था कि यदि कीमत और मांग की मात्रा के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.8 तो निश्चयन गुणांक 0.64 है, और इसका अर्थ ये था कि मांगी गई मात्रा में 64% परिवर्तन वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें अनिश्चित गुणांक 0.64 है, जिसका तात्पर्य है कि मांग की मात्रा में 36% परिवर्तन है वो कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है। तो अनिश्चित गुणांक है वो 0.64 नहीं 0.36 है, 0.36 है, क्योंकि निश्चित गुणांक है वो 0.64 है, और एक में से अगर हम इसको घटा देंगे तो 0.36 हमें मिलता है। तो 0.36 है वो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है, जिसका अर्थ ये है कि मांगी गई मात्रा में जो 36% जो परिवर्तन हो कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है। तो इस प्रकार से इसका जो उपयोग हम अनुसंधान अर्थात रिसर्च में काम में लेते हैं, किसी भी डेटा को इंटरप्रेट करने में भी हम इसको काम में लेते हैं कोरिलेशन के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।
नेक्स्ट क्लास में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के मेजर्स के जो मेथड है उसमें नेक्स्ट जो मैथमेटिकल मेजर्स स्पेयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।